हिंदू युवा वाहिनी वाराणसी मंडल प्रभारी अम्बरीश सिंह भोला से खास बातचीत। आज वाराणसी के केंद्रीय कार्यालय हिंदू युवा वाहिनी में आज अम्बरीश सिंह भोला के नेतृत्व में मासिक बैठक की गई। बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं से चुनाव को लेकर चर्चा की गई। सभी पदाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क कर योगी आदित्यनाथ को पुनः मुख्यमंत्री बनाने के उद्देश्य से मतदान करने के लिए जागरूक करने की योजना बनाई गई। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा अम्बरीश सिंह भोला ने चुनाव और विपक्षियों के ऊपर। देखिए ऑल इंडिया न्यूज़ 24/7 के साथ एक्सक्लूसिव रिपोर्ट वाराणसी। नमस्कार, इस वक्त वाराणसी में है और इस विधानसभा चुनाव का आगाज भी हो चुका है। प्रथम चरण का चुनाव भी संपन्न हो चुका है। आज हम ऐसे शख्स से बात करने जा रहे हैं जो युवाओं की दिल की धड़कन है। इनका नाम है अम्बरीश सिंह भोला। तो आइए इनसे जानते हैं पहले इनके दायित्व के बारे में और फिर बात करें कुछ चुनाव को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जैसा कि चुनाव का 7वां चरण में बनारस आता है और बनारस के साथ ही कई क्षेत्र हैं, ऐसे में क्या लग रहा है इस बार की जो चुनाव के जो संपन्न हो रहे हैं और जो तैयारियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से क्या तैयारियां हैं और आपके संगठन की ओर से क्या तैयारियां हैं? देखिए, ये तो स्पष्ट है कि 2022 के इलेक्शन में ये सिर्फ योगी जी चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं चुनाव लड़ रही है। ये प्रदेश की आम जनमानस जो 2017 से लेकर के 22 तक जिसको लाभ पहुंचा है, प्रदेश के उन तमाम वर्ग के लोगों ने चुनाव में दम भरा है। जो है ये जो लहर पश्चिम से आ रही, बहुत ही शानदार और अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पूर्वांचल में भी बहुत अच्छे पोजीशन पे हम लोग रहेंगे। पुनः एक बार जनता के समर्थन से 2022 में 300 के पार हम सब सीटें ले आए। विपक्ष कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, केवल मंदिर का मुद्दा है और जय श्री राम के नारे हैं। इसके सहारे अपनी नैया को ये पार लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कब तक चलेगा? युवाओं के पास रोजगार नहीं है, महंगाई से जनता त्रस्त है। ऐसे में लोगों को केवल भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म के नाम पर बांट रही है। देखिए, जो करता है वही, जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं उसको पूरे प्रदेश के लोग जानते हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम हर सरकार से, चाहे मायावती की सरकार रही हो, मुलायम सिंह की सरकार रही हो, चाहे अखिलेश यादव की सरकार रही हो, उनसे कंपेयर किया जाए। आज क्यों नहीं अखिलेश यादव 2012 से लेकर के 2017 तक का अपना पूरे कार्यों का लेखा जोखा जनता के बीच में दे रहे हैं। उनको देना, तो मैं चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अखिलेश यादव के अंदर हिम्मत है तो 2012 से लेकर 2017 तक उन्होंने जो कार्य किया है उसका लेखा जोखा जनता के बीच में रखें। दूसरी बात, अभी पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे अपने 2017 से 2022 तक के कार्यों का लेखा जोखा जनता के बीच में प्रस्तुत किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से दिखाया कि हमने 4.5 लाख से ऊपर नौजवानों को नौकरी दी और उसमें भी कोई भेदभाव नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। पहली बार कोई सरकार ऐसी आई है जिसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। जो है पूर्ववर्ती सरकारों में अपने आप अखिलेश यादव को, चाहे अन्य पार्टियों को झांक के देखना चाहिए। जो लोग इस प्रकार की बात करते हैं, प्रत्येक उन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। जो है पहली ऐसी सरकार है जिसके ऊपर एक भी कोई आरोप नहीं लगा। बुलडोजर चलाने का तो आरोप लगा है कि बुलडोजर चलाते आ रहे हैं। ये दम भी होना चाहिए। पूर्ववर्ती सरकार आज भी देखिए अपराधियों की गोद में अखिलेश यादव बैठे हैं। अपराधियों को संरक्षण कौन देता था? प्रदेश के अंदर अपराध कौन कर रहा था? ये सब जानते हैं। आज कष्ट होता है अखिलेश यादव को जब योगी जी का बुलडोजर अपराधियों के छाती पे चलता है तो अखिलेश यादव जी को दर्द होता है। इनका बेनकाब, इनका चेहरा जनता देख ली है 2022 के इलेक्शन में। इनको करारा जवाब देकर के योगी जी का बुलडोजर 2022 से लेकर के अनवरत 2027 तक इसी प्रकार से अपराधियों के ऊपर चलता रहेगा। अभी कुछ दिन पहले ओम प्रकाश राजभर एक चुनावी रैली के दौरान लोहता में आए हुए थे और उनके बेटा अरविंद राजभर अनिल राजभर के सामने शिवपुर विधानसभा से लड़ रहे हैं और उनका कहना है कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाया है कि 10 तारीख के बाद जितने भी सांड हैं उनको गोरखपुर पहुंचाया जाएगा और बाबा चल सन्यासी मंदिर में गाना गाते हुए नजर आएंगे।
देखिए, ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग विक्षिप्त मानसिकता के लोग हैं। मुझे लगता है कि 10 मार्च के बाद आप देखेंगे कि रांची के पागल खाने में ओम प्रकाश राजभर आपको दिखाई देंगे, क्योंकि वो व्यक्ति, अविश्वसनीय व्यक्ति जो सौदेबाजी करता हो, टिकटों को बेचता हो, ऐसा व्यक्ति आरोप लगाएगा। नंबर 1 बात। दूसरी बात यह है, सांड ही उत्तर प्रदेश के है। 2017 से पहले अपने आप को गोपालक कहने वाले लोग लाखों करोड़ों की संख्या में पशुओं की बलि देते थे, गौ माता की हत्या कराते थे, अवैध स्लॉटर हाउसों में गौ माताओं को काटा जाता था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार कोई सरकार योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में बनी है। उस सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौशालाओं का निर्माण किया है। गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए उन्होंने एक राशि तय की है कि उनको भोजन की व्यवस्था कराई जाए। हिम्मत होती तो अखिलेश यादव, चाहे उनके अलायंस में आए हुए लोग, उस पर ऐलान करते। वो लोग तो गौ माता को काटने वाले लोग हैं, उनको संरक्षण देने वाले लोग हैं। वो तो इस प्रकार की अनाप शनाप बातें करेंगे ही करेंगे। 2022 के इलेक्शन में आने दीजिए। इनके जो अवैध धंधे चलते हैं, जो माफियाओं के 60 गांठ से ओम प्रकाश राजभर करते हैं, ये भी बेनकाब होंगे जो है। और 10 मार्च के बाद रांची के पागल खाने में ओम प्रकाश राजभर, उनका पूरा कुनबा दिखाई देगा जो है। विपक्ष का यह भी आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि हम राम को लाए हैं, कोई भगवान को ला नहीं सकता, और ये कैसे कह रहे हैं कि हम राम को लाए हैं और कृष्ण को भी लाएंगे। क्या ऐसा हो गया है कि आज भगवान किसी की जरूरत है, किसी की बैसाखी की जरूरत है कि उनके द्वारा उनको लाया जाएगा? इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी भारत की आस्था में विराजमान होते हैं। भारतीय सांस्कृतिक धरोहर के मान बिंदु हैं। लाखों करोड़ों भक्तों ने उनकी आस्था है। जिस प्रकार से अखिलेश की अब्बा जान ने जो है लाखों राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, वो बात करेंगे जो है राम जी को लेकर के। अरे हिम्मत होती तो राम मंदिर के निर्माण में सहयोग करते। इन लोगों ने सिर्फ गुमराह किया, जो भक्तों पे गोलियां चलवाई। क्यों नहीं अखिलेश यादव, जिस स्कूल से अपने आप को कहते हैं कि मैं यदुवंश स्कूल का हूं, भगवान श्री कृष्ण जी का भव्य धाम है वहां पे, वो भी सर्वविदित है कि भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म वहां पे हुआ था। वहां पे किसी कालखंड में उस जगह को भी लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया। मैं पूछना चाहता हूं फिल्म के माध्यम से, अगर अखिलेश यादव के घर में किसी का कब्जा होगा, अगर उनके बल नहीं होगा तभी नहीं लड़ पाएंगे। जिस दिन वो शक्तिशाली होकर जरूर वो लड़ेंगे जो है। तो आज हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो घर था, जो किसी कालखंड में उसको लोगों ने कब्जा कर लिया था, अवैध निर्माण कर लिया था, उसकी मुक्ति की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, वहां पे भव्य राम मंदिर बनवा रहे हैं, तो उसका वो श्रेय किसको जाएगा? जो लोग उस निर्माण में लगे होंगे उसी के पास तो श्रेय जाएगा। अगर अखिलेश यादव के पास हिम्मत हो तो ऐलान करे ना कि श्री कृष्ण जी की जो जन्मभूमि है, वहां पे भी हम भव्य श्री कृष्ण जी की मंदिर बनवाएंगे, भव्य परिसर बनवाएंगे और कब्जा मुक्त कराएंगे। अगर हिम्मत हो कहें। वो चूंकि अब पूरी तरीके से आस्थावानों ने उनके चाल चरित्र को समझ लिया, ये लोग भारत मां का चिरहरण करने के लिए आए हैं और बेनकाब हो गए, उनको कहीं से कोई समर्थन नहीं मिल रहा है, तो इस प्रकार की उलझ जुलूल बातें करके डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। ममता बनर्जी भी उत्तर प्रदेश में आ गई हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि बंगाल में खेला होबे हुआ है, लेकिन इस बार यूपी में खदेड़ा होबे। ममता जी सही समय पर उत्तर प्रदेश में आई हैं। इस समय अखिलेश जी को बंगाल के मुख्यमंत्री की ममता की आवश्यकता है। इसमें पुचकारने आई है कि बेटा उत्तर प्रदेश में तुम कुछ नहीं कर पाओगे, चलो आओ। अपना वो लालन पालन और अपना हाथ फेरने आई हैं, वो पुचकारने आई है। जैसे बच्चा रोता है, बिलखता है तो माँ हाथ फेरती है ना, वही करने आई है। इससे ज्यादा जो है ममता बनर्जी कुछ नहीं कर पाएंगी। खदेड़ा उत्तर प्रदेश की जनता अब ये तय करेगी 2022 भी, और आगे आने 22 के साथ साथ 24 के बाद जब बंगाल में चुनाव होगा। अच्छा प्रदर्शन प्रदेश के अंदर बंगाल में हुआ है, और पहले से की अपेक्षा वहां जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को व्यापक रूप में मिला है। कम मार्जिन में वहां पे चुनाव पार्टी के उम्मीदवार हारे हैं।
आने वाला समय तय कर रहा है कि बंगाल से किसका खदेड़ा होगा, किसको बंगाल की जनता बांग्लादेश भेजेगी, इस समय बताएगा। उत्तर प्रदेश में ये योगी जी का उत्तर प्रदेश है जो यहाँ पे इस प्रकार की हरकतें सोचना भी उसको सपने में बुलडोजर दिखाई देता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम किसी भी कार्यकर्ता की आम जनमानस के ऊपर कोई कार्य करते हैं। जिस प्रकार से देखिए, लोकतंत्र में अपनी बात रखना, मुझे लगता है कि सबको स्वतंत्रता है कि अपनी बात रखें, लेकिन लोकतंत्र में मारपीट करना, अपने लाभ के लिए लोगों की हत्या कराना, बंगाल में जिस प्रकार से नंगा नाच वहां की ममता बनर्जी सरकार ने किया, पूरा देश ने देखा है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ही समझदार जनता है। उत्तर प्रदेश से तो इनको तो भेजेंगे ही भेजे, बंगाल नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता, क्योंकि बंगाल में बहुत बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के भी लोग रहते हैं। आने वाले समय में ममता को बंगाल से बांग्लादेश भेजने का काम किया है। अभी सीताराम केसरी का आज प्रदर्शन रैली निकली हुई थी और सीताराम केसरी ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पर यहाँ के जो प्रत्याशी थे उसको चेंज किया गया, जिनको नहीं जाना जाता है। तो ऐसा आरोप लगा रहे, इस पे आप क्या कहें? अब इनके पार्टी का अंदरूनी मामला है जो है। अगर भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों का अगर कैंडिडेट तय करना शुरू करे, इस प्रकार की तो हास्यास्पद बातें हैं जो है। फिर कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है जो है, अब किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है, मुझे लगता है कि सीताराम केसरी जी को तो इस प्रकार अगर बात उनके यहाँ आई है तो उनको कांग्रेस से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा देकर के जो है अपना स्वतंत्र रूप से वो ही चुनाव लड़े जो है। क्या लग रहा है, बनारस प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, इस बार क्या लग रहा है कि 8वीं सीट पे फिर से भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर पाएगी? काशी के अंदर प्रचंड मतों से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव जीतेगा। आज काशी के अंदर मोदी जी के प्रयास से, योगी जी के निरंतर आवागमन से, निरंतर प्रयास से जो है आपने देखा होगा कि काशी का स्वरूप पूरा बदला हुआ है जो है। काशी की जनता कभी सोची भी नहीं होगी कितना विकास हम पा पाएंगे। आज पूरे काशी में चारों तरफ जहां जाइए वहां पे विकास कार्य आपको दिखाई दे रहा है। तो काशी की जनता यहाँ के प्रत्याशियों को पूर्ण रूप से जो है बम्पर वोटों से चुनाव जिताएगी। अन्य प्रत्याशी भविष्य में मुझे लगता है कि अन्य पार्टी के लोग यहाँ कैंडिडेट के रूप में नॉमिनेशन करना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये काशी भारतीय जनता पार्टी और कह लीजिए कि हिंदुत्व का जो जड़ है वो काशी है, और यहीं से पूरे देश और दुनिया में आवाज जाती है, और यहाँ पे दूसरे दल कहीं पनप भी नहीं पाएंगे। मेरा अंतिम प्रश्न है सर, आप हिंदू युवा वाहिनी से हैं और पूरे प्रदेश में आपको युवाओं के दिल की धड़कन कही जाती है। 14 तारीख को दूसरी चरण का चुनाव है, तो ऐसे में क्या अपील है जनता से, क्या अपील है प्रदेशवासियों से, क्या अपील है? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रदेश की जनता से अपील करूंगा कि आप सभी अपने मत का प्रयोग करें और सही व्यक्ति को चुनें। आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 से लेकर के 2022 तक वो जो योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में कार्य हुआ, उनके कार्य को आपने देखा भी होगा, और जो कार्यशैली कोई मुख्यमंत्री आज तक इतने मतलब हर क्षेत्र में, कोई क्षेत्र शिक्षा हो, चिकित्सा हो, चाहे बाढ़ आई हो, कहीं कोई आपदा आई हो, कोविड काल में आपने देखा कि वहां पे भी उन्होंने कोविड अस्पतालों का दौरा किया, मरीजों तक पहुंचे, प्रदेश के नागरिकों का मनोबल बढ़ाने का काम किया, तमाम योजनाओं को जमीन पे सही तरीके से उतारने का प्रयास किया। बिजली की व्यवस्था हो, आपने देखा होगा कि हर जनपद को 18 घंटा से 20 घंटा बिजली देने का योगी सरकार ने काम किया। आज हर जनपद में आपको एक मेडिकल कॉलेज के रूप में चिकित्सा की कमी हम सबको इस कोविड काल में दिखाई दी जो है। आपने देखा होगा कि प्रदेश सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हर जनपद को, जिस प्रकार से योगी जी ने हर जनपद को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया, उसी प्रकार से हर डिस्ट्रिक्ट एक मेडिकल कॉलेज देने का काम प्रदेश सरकार ने किया। और जनहित में आज अपराध मुक्त प्रदेश है। बड़े बड़े अपराधियों को सरकार ने विवश कर दिया, घुटने टेकने पे, नाक रगड़ने पे, और हमको लगता है कि करीब 1500 के ऊपर दुर्दांत अपराधियों का एनकाउंटर प्रदेश सरकार पहली बार आज अपने आप को व्यापारी भी सुरक्षित महसूस करता है। तो प्रदेश में सब मिलाजुला कर इतना अच्छा माहौल है। हम 2070 जब मतदान करने जाएं, मैं आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाहूंगा कि जब हम मतदान करने जाएं, हम 2017 से 22 का कार्यकाल को याद करें और 2017 से पहले के कार्यकाल को याद करें। इस समय हम आपको बेहतर महसूस करते हैं। आप खुल करके भारतीय जनता पार्टी के
पक्ष में मतदान करें, किसी डर भय के बिना आप मतदान करें, यही अपील करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर हम मिलेंगे किसी एक नए चेहरे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।